क्या 2024 में विपक्ष को बीजेपी का काट मिल गया है और क्या बीजेपी अपने हार के डर से घबरा रही है? सोचिए, जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे उन सब नेताओं को धीरे धीरे बीजेपी अपनी पार्टी में जगह दे रही है। अमित शाह ने तो यहाँ तक कहा है कि जो भी कांग्रेसी नाराज हैं उन पर बीजेपी के लोग विशेष ध्यान दें। सोचिए, जिस मधु कोड़ा को बीजेपी वालों ने बदनाम किया, भ्रष्ट कहा, अब उनकी पत्नी गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अशोक चौहान के वो शामिल हो गए। हेमंता शर्मा वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी वो बीजेपी के नेता हैं। तो तमाम वो बड़े नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, खुद बीजेपी लगाती थी। मैं अभी भी आरोप कह रहा हूं। एनसीपी के नेता उस समय के, सोचिए, शरद पवार के जो भतीजे हैं उन पर क्या क्या आरोप नहीं लगता था, और वो सब के सब बीजेपी में है। तो क्या बीजेपी को ये बचा पाएगी? लेकिन विपक्ष ने एक बड़ा हथियार तैयार किया है, बड़ा रणनीतिक हथियार। यूपी में जिस तरह से बेरोजगारों का जनसैलाब उमड़ा, सोचिए 60,000 सीटों के लिए लगभग 50 लाख लोगों ने जिस तरह से सड़कों पर निकलकर एग्जाम देना तय किया, पेपर लीक के बाद जिस तरह का आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद से विपक्ष को संजीवनी बूटी मिल गई है। उनको लगता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी जाति जनगणना, दलित, पिछड़े, आदिवासी की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन बेरोजगार की जब बात होगी, नौकरी की बात होगी, तो SC ST OBC के हक अधिकार ऐसे ही सुरक्षित रहेंगे। वहीं विपक्ष ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे और सेना में परमानेंट बहाली जैसे पहले हो रही थी वैसे होगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राम मंदिर के मुद्दा को भुनाया गया। टीवी अखबार बीजेपी के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में जाकर समुंदर के अंदर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। वहां भी रेड कारपेट बिछ रहा है। राम मंदिर हो, ज्ञान वापी हो, तमाम जगह से हिंदू मुस्लिम की खबरें आ रही है। तो क्या हिंदू मुस्लिम की खबर पर नौकरी की खबर भारी पड़ रही है? क्या ग्राउंड जीरो पर लोग नाराज हैं, खासकर युवा भड़के हुए हैं? और सोचिए किस तरह से यूपी में तमाम मीडिया के पत्रकारों को भगाया गया, उनको गोदी मीडिया का पत्रकार कहा गया। तो क्या टीवी अखबार को लोगों ने देखना बंद कर दिया है? सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने कहा कि इस देश में लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है और उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है, उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टीवी अखबार भी अब बीजेपी को नहीं बचा पाएगा? 2024 में सत्ते में तो है बीजेपी। अगर बीजेपी इस तरह से सत्ते में न होती तो वो गठबंधन बनाने से ज़्यादा तोड़ने पर ध्यान न देती। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा कि उनको साफ साफ धमकी दी जा रही कि अगर इंडिया गठबंधन में आए तो हम जेल में डाल देंगे। ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनका बयान है। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन कर लिया है। ईडी की आज फिर नोटिस आई, वो फिर नहीं गए। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया कि क्या बीजेपी की सरकार, बीजेपी वाली सरकार को और ईडी को कोर्ट पर भरोसा नहीं है। वही सबसे बड़ी जो तकलीफ है बीजेपी की, वो गुजरात में है। गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। 26 सीटें हैं, 24 और 2 पर। पिछले विधानसभा का आंकड़ा देखें तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाएगी। और गुजरात ढह गया 20, तो सोचिए आगे क्या होगा। कहा जा रहा है कि 10 से 15-20 तक सीटें गुजरात में बीजेपी के नुकसान हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहाँ विधानसभा में शानदार परफॉर्मेंस था। और पिछली बार नेक टू नेक फाइट हुई थी जब आम आदमी पार्टी का प्रभाव नहीं था, जिस समय हार्दिक पटेल और उसके बाद आपको बता दें जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर, ये तीनों युवाओं की जोड़ी ने कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को नाको चने चबा दिए थे। उसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आई, वहाँ उसने गड़बड़ कर दिया। इस बार आम आदमी पार्टी गठबंधन में है तो वहाँ नुकसान है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, देश की राजधानी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 7 की 7 सीटें हमें जनता जिताएगी। और वो पानी का मुद्दा बना रहे हैं कि लाखों का बिल आया है, माफ़ नहीं करने दे रही है बीजेपी की सरकार। तो अरविंद केजरीवाल की मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग बीजेपी से कम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यूपी, बिहार और झारखंड को लेकर है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासी समाज नाराज है।
जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ जुट रही है, रोड शो में भीड़ जुट रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते। न वो मुख्यमंत्री हैं, न प्रधानमंत्री हैं, न उनके पास संसाधन है, न पैसा है। उसके बाद जिस तरह का जनसैलाब आ रहा है, उससे लगता है कि क्या अंदर करंट बह रही है, अंडर करंट है, और लोगों को अंदाजा नहीं है कि लोग कितने नाराज हैं। उसके बाद यूपी में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, शिक्षा को एग्ज़ाम को वापस रद्द कराने को लेकर और दोबारा करवाने को लेकर, अभी भी जिस तरह से जो यूपीएससी है उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष को लग गया है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। और सोचिए किस तरह से पिछले 10 साल में रेलवे की नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, उसकी कटौती की गई। उसी पर नीतीश कुमार ने तो बड़ा खेल कर दिया। वो भले बीजेपी में है, लेकिन जिस तरह से जाति जनगणना हुई, 2.5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई, पूरे देश को लगा कि जब बिहार नौकरी दे सकता है तो यूपी शासित राज्यों में नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है। वहीं जहां जहां यूपी में थोड़ी बहुत बीजेपी शासित राज्यों में नौकरियां निकलती है, वहाँ SC ST OBC की जितनी हकमारी होती है, जैसे अभी राजस्थान में हुआ, तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज सड़कों पर है। किसान ऑलरेडी नाराज है। आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। तो आप कल्पना कीजिए कि 2024 में चारों तरफ से बीजेपी के लिए आफत का जो घंटा है वो बज रहा है। और ऐसे में बीजेपी को ग्राउंड जीरो पर, चूंकि टीवी अखबार तो आम लोगों के बीच जा नहीं रहा है, वो स्टूडियो में बैठकर मुर्गा लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब उससे तो जनता समझ चुकी है। 10 साल बड़ा लंबा समय होता है, और जनता को लग गया है कि टीवी अखबार सरकार की भाषा बोल रही है, सरकार उसको मैनेज कर रही है। इसलिए अब स्थिति ये हो गई है कि अगर टीवी अखबार कोई सच बात भी बताएगा तो लोगों को लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो सबसे अविश्वसनीय इस देश में कोई हो गया है तो वो टीवी अखबार। उसके बाद बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको भुनाने का विपक्ष ने फैसला किया है। और जैसी सरकारी नौकरियों की बात होगी, सोचिए आज खड़गे ने एक बड़ी चिट्ठी लिख दी कि किस तरह से 2 लाख युवाओं की नौकरी मिलनी थी और उनको लेटर मिलना था, सरकार ने उसको अग्निवीर योजना में बदल दिया और उनको नौकरी नहीं मिल पाई। ओल्ड पेंशन स्कीम बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर नाराजगी है, बीजेपी उसको लागू नहीं कर रही है। तो लगभग स्थिति ये है कि धर्म की राजनीति 10 साल में अब लगभग उस पर लोगों का ध्यान नहीं है। टीवी अखबार के बात में लोग आ नहीं रहे हैं। ग्राउंड पर बेरोजगारी, महंगाई और नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है, और वहाँ बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। तो सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी का अयोध्या मंदिर हो या फिर द्वारकाधीश हो, मंदिर मंदिर जाने से क्या जनता को वोट मिल जाएगा? सवर्ण समाज का वोट तो मिलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी के अगर आज खिलाफ सबसे ज़्यादा कोई है तो वो किसान कम्युनिटी है। किसान नाराज हैं, उसके बाद दलित सबसे ज़्यादा नाराज है, शेड्यूल कास्ट के लोग, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब के लोग हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से नाराज हैं, और ओबीसी को जो नौकरियां मिल, सबसे ज़्यादा स्टेक फ्यूचर जो है वो दाव पर लगा है ओबीसी का, क्योंकि उसको 27% सेंट्रल पैनल में अभी भी रिजर्वेशन मिल रहा है। तो सवाल है कि ओबीसी के लोग कब तक बेरोजगार रहेंगे, कब तक वो बेरोजगारी और भूखे रहकर भजन करेंगे। तो हिंदू धर्म के नाम पर जो ओबीसी वोट कर रहा था वो फोल टूट रहा है, और वो सकते में, और विपक्ष को लगता है कि जाति जनगणना, आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और बेरोजगारी, ये 3 बड़ा मुद्दा है जिस पर 2024 में चुनाव का एजेंडा बनाया जाए। और सवाल यह है कि टीवी अखबार को लोगों ने अब छोड़ दिया है, टीवी अखबार पर भरोसा नहीं, और यही बीजेपी फंस रही है। 400 पार या हार का डर, ये सबसे बड़ा सवाल है। शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी 150 तक सिमट जाएगी। तो क्या नरेंद्र मोदी का अब धार्मिक तिलिस्म टूट रहा है? क्या बेरोजगारी धर्म पर हावी हो रहा है? क्या भूख, भय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान अब इस बार बीजेपी से नाराज हैं? और क्या टीवी अखबार बीजेपी को बचा पाएगा? आप लोग चाहें तो हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। क्या विपक्ष का जो मुद्दा है रोजगार, जाति जनगणना, इस पर वो चुनाव जीत पाएंगे या राम मंदिर और धर्म की राजनीति हावी रहेगी? और क्या बीजेपी को तमाम दलों के नेताओं से अपने पार्टी में लाने का फायदा मिलेगा? और सवाल है कि क्या इस देश की बहुसंख्यक आबादी, दलित, पिछड़े, आदिवासी, ओबीसी एकजुट हो रहे हैं, किसान एकजुट हो रहे हैं, और सवर्ण समाज का कुल मिला के बिहार को ही पैरामीटर माने तो 15% वोट है। तो क्या चुनाव 15 बनाम 85 होने जा रहा है?
ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक टीवी चैनल के सर्वे में ट्विटर पर जब फेयर सर्वे हुआ जिसमें कोई भी वोट डाल सकता था, 75% लोगों ने कहा कि बीजेपी इस बार निपट जाएगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।